द्रव के दाब का नियम, ठीक है सर। ये द्रव के दाब का कोई खास नियम नहीं है, ये खाली ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब समान लगेगा। अगर मान लीजिए कि ये इसमें द्रव है, मान लेते हैं सर कि इसमें द्रव है, क्या है, इसमें किसी भी बूंद के लिए अगर हम दाब की बात करेंगे तो सभी दिशाओं में समान लगेगा। सही बात है, किसी खास बिंदु पर जो दाब होगा वो सभी दिशाओं में क्या होगा, समान। बड़ी बकवास बात, कोई मतलब नहीं है इसका। मतलब कहां बनेगा, मतलब यहां बनेगा कि हमने कहा था कि गहराई बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा और गहराई घटेगी तो दाब घटेगा। गहराई बढ़ेगी तो दाब, गहराई घटेगी तो दाब घटेगा, यही ना बात है। हमको ही बताइए सर, ए बी सी, ठीक है, किसका दाब ज्यादा किसका दाब कम? एक मिनट, ए का दाब सबसे ज्यादा, बी का उससे कम, सी का सबसे कम। क्योंकि मेरे दोस्त गहराई जिसकी ज्यादा होगी दाब ज्यादा होगा, उससे कम गहराई है, क्योंकि P बराबर होता है रो जी एच। हम लोग कितना नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं? 11 नंबर चैप्टर। तो H यानी गहराई जिसकी ज्यादा होगी उसका दाब ज्यादा होगा। ऑब्वियसली नीचे वाला का दाब ज्यादा होगा, नीचे वाला में तेजी से निकलेगा पानी। द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगर मान लेते हैं सर सेम गहराई पर हो, अगर द्रव मान लो सेम गहराई पर हो, ये गहराई समान हो, ए की भी, बी की भी और सी की भी। अगर गहराई, कहां जा रहे हैं, नीचे क्लास है क्या? यहीं बैठिएगा, क्लास नहीं होगा। अगर गहराई समान हो, क्षेत्रफल अलग अलग, इसका क्षेत्रफल कुछ और है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और है। अगर गहराई समान होगा तो दाब समान होगा, क्योंकि यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होगा कि अगर ये यहां पर हम एक छेद कर देते हैं, यहां पर एक छेद कर देते हैं और सेम पॉइंट पर इधर भी एक छेद करते हैं और इधर भी एक छेद करते हैं, तो दोनों तरफ जब छेद कर देंगे तो दोनों तरफ दाब सेम होगा, क्योंकि दोनों की गहराई सेम होगी। समान गहराई पर अगर छेद होगा तो उसका दाब समान होगा। कहते हैं मेरे दोस्त, पहला, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता है। जैसे जैसे सर गहराई बढ़ते जाएगी द्रव का दाब बढ़ेगा। सी का दाब सबसे ज्यादा होगा, बी का उससे कम होगा, ए का सबसे कम होगा। सबसे कम दाब किसका होगा? ए का। क्यों होगा? क्योंकि ए की गहराई सबसे कम है। अगर हम बात करें एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है, एकदम सही बात है। देखिए एक ही गहराई है, अगर गहराई एक ही है, इसकी गहराई भी h है और इसकी गहराई भी h है, तो दाब समान होगा। क्लियर? बाबू मेरे, क्षेत्रफल देखो सबका अलग अलग है। अगर इस पानी को हम यहां तक भर देते हैं तो सबका क्षेत्रफल, पानी यहां तक भर देना, इधर भी पानी खाली रह गया है, भर दो, भर दिया, कॉपी में भर दो, किताब में। अगर मान लीजिए सर तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग है, लेकिन सर गहराई सेम है, गहराई सेम है तो दाब सेम होगा।
तो कहते हैं किसी द्रव का एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव पात्र में द्रव सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, न कि नली के आकार या चौड़ाई पर। आकार या चौड़ाई पर निर्भर करता है क्या? केवल और केवल किस पर निर्भर करता है? गहराई पर, रो पर और जी पर। तीन चीजों पर निर्भर करता है, एगो गहराई, रो, जी, एच। क्लियर? समान गहराई पर द्रव का दाब समान होगा कि अलग अलग? अगर गहराई समान होगा तो दाब समान होगा, घनत्व समान होगा तो दाब समान होगा, लेकिन घनत्व अगर अलग अलग हो गया तब? जैसे मान लीजिए कीचड़ में दाब अधिक लगेगा और नॉर्मल पानी में दाब कम लगेगा, क्योंकि कीचड़ का घनत्व अधिक है। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब अधिक होगा। अगर घनत्व अधिक होगा तो दाब अधिक होगा, घनत्व कम होगा तो दाब कम होगा। पास्कल चचा का नियम यही ना है, वही सब बात ही कहता है। गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ेगा, किसी खास बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब समान होगा, यही ना पास्कल का नियम था। पास्कल का नियम से रिलेटेड हो गया जितना हाइड्रोलिक से संबंधित जितना एग्जाम्पल इन नियम ने पूछेगा, हाइड्रोलिक से संबंधित जितना एग्जाम्पल है, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक कुछ भी है, पंप है, कुछ भी जकरा में हाइड्रोलिक लगा हुआ हो, वो पास्कल का सिद्धांत है। किया क्या था चला कि अभी जो अगर किसी ट्रक को उठाने के लिए कम से कम 100 से 125 आदमी चाहिए, उस ट्रक को एक आदमी से उठवा देता है, ड्राइवर से। कैसे? पास्कल कहता था कि अगर मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और ये 100 न्यूटन भारी है, इसको उठाने के लिए हमको 100 न्यूटन के बराबर या उससे अधिक बल लगाना पड़ेगा। 100 न्यूटन से अधिक बल लगाना पड़ेगा। लेकिन ये कहता था कि इस पर 1 न्यूटन का बल लगा के उठा देंगे। सोचो ये कितना बड़ा पागल था। लोग कहता था कि ये बोरा उठाना है, एक बोरा 2 आदमी मिलकर उठाते हो, हम 200 बोरा को अकेले उठा देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग कहते हैं ना, पागलों ने ही इतिहास बनाया है, बाकी तो भीड़ का हिस्सा बन के मर जाते हैं। तुम में जब तक पागलपंथी नहीं आएगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए। हम मेरा मानना है कि अगर तुम पढ़ना दिल करता है तो पढ़ो, नहीं दिल करता है, जो दिल करता है वही कर लो। मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया है तो बाकी सब बेवकूफ है मेरे दोस्त। अगर तेरे अंदर कुछ नया आइडिया है, तुमको लगता है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, अभी लेकिन मत करो। अभी एग्जाम का टाइम है, एग्जाम दे दो। अब जब इतना तक आइए गए हो जबरदस्ती तो थोड़ा देर और चल लो। अगर यहां तक आ ही गए हो जबरदस्ती तो थोड़ा देर और चल लो। इसके बाद जिंदगी में लेकिन एक अहम फैसला जरूर एक बार लेना, चाहे इसके लिए नुकसान कभी नहीं होगा। अगर पैशन को फॉलो करोगे ना, नुकसान कभी हो ही नहीं सकता और जिंदगी इतना स्मूथ बीतेगी कि पता भी नहीं चलेगा कब सुबह हुई कब शाम। लेकिन पैशन फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा ना हो कि रेलवे में नौकरी बस पापा मम्मी के कारण कर रहे हैं, आज सिग्नल पे खड़े हैं, पते नहीं चल रहा है सिग्नल उठ रहा है कि जा रहा है। मेंटली आप जब तक जो दिल में आता है वही कर लो तो काम होगा, और नहीं तो फिर जिंदगी इतना बड़ा श्राप बनेगा कि लगेगा कि चल जाए तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, इसलिए किसी को ऐसा लगता है कि पढ़ाई के अलावा हमको ये करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। अगर आपके पास कोई आइडिया है अपने लाइफ को लेकर के तो हमसे जरूर मिलिएगा, हम आपके आइडिया में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। आइडिया लेकिन हमको पसंद आना चाहिए। अगर आपको अपने लाइफ को लेकर के कोई भी ऐसा आइडिया हो, नया कुछ सोचे होंगी, इससे हम पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपने गांव में अपना परचम लहरा सकते हैं, कम से कम भारत में आपका नाम हो सकता है, तो आप हमसे मिलिए, इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है कोई आइडिया तो जबरदस्ती का आइडिया नहीं बना लेना है, अपना काम जैसे चल रहा है अपना चलते हैं। कहता है
हम लोग जिस टाइम बिग बास्केट आया था ना, और ये अमेजन वगैरह जब शॉपिंग कार्ड वगैरह आया, ये सब हम 2008 में सोचा करते थे, और जब आ गया तो इतना पछताए कि बता नहीं सकते। बिग बास्केट जब आया था तो सबसे ज़्यादा पछताए हम ही थे। 2008-9 में हम बिग बास्केट का पूरा खाका तैयार किए थे, हम और मेरा दोस्त मिलकर। और जब आ गया, उस टाइम चूंकि 2 रुपये की औकात नहीं थी, सिर्फ प्लान बना सकते थे, बनाए थे। और जब आया ना तो लगा कि यार देखो, करोड़ों की कंपनी 2 मिनट में खड़ी कर दी लोगों ने। और हम लोगों के पास तो हम सोचे थे क्या और क्या हो गया। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं तो एक बार गुरुजी से अपना प्लान कभी आके फुर्सत में 12 बजे गुरुजी बैठल रहते हैं, आइएगा और कहिएगा कि सर मेरे पास एक प्लान है, हम तुरंत बताएंगे कब आना है, उस टाइम आना, हमरा समझाना। हमरा लेकिन समझा पाना इतना आसान नहीं है, उसका भी ध्यान रखें। अब देखो, अगर हम 100 न्यूटन का बल है तो 100 न्यूटन से ज्यादा लगेगा। पास्कल चाचा कहते थे ना कि 1 न्यूटन में उठा देंगे, कहा कि लेकिन कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस कैसे अप्लाई? उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे अगर इसमें आप लिक्विड भर दीजिए, लिक्विड भरने के बाद यहां से आप एक पटरा रख दीजिए, पटरा रखने पर इस पर बल लगाइए 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन का बल लगाइएगा, और ये 100 न्यूटन की वस्तु ऊपर की ओर खिसक जाएगी। कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट था। बस इसने एक लिक्विड रखा, कंडीशन खाली ये कहा कि ये लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए। नॉन कंप्रेसिबल मतलब ये संपीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ये संपीड़ित हो जाएगा तो इधर से बल लगाएंगे, ये अपने दब जाएगा तो फोर्स ट्रांसफर कैसे करें? नहीं, नॉन विस्कस भी होना चाहिए, मतलब श्यानता भी इसकी लगभग 0 होनी चाहिए, तब ये काम होगा। इसीलिए तुम ये काम पानी के साथ नहीं कर सकते, उसकी विस्कोसिटी 0 नहीं होती है। उसके लिए देखना, हाइड्रोलिक के लिए अलग से लिक्विड आता है, फ्यूल आता है, जिसके कारण तुम देखते होगा कि ट्रैक्टर वगैरह पे लोडिंग तो करता है, अनलोडिंग के लिए बस एक ड्राइवर ऐसे उठाता है, पूरा का पूरा ट्रक खाली हो जाता है। तो वो इसी का कमाल था। उसने कहा कि कुछ मत करो, वो जो तुम देखता होगा इसे पाइप रहता है जिस पर ट्रैक्टर का डाला उठता है, यहां पर कुछ नहीं होता, ये वाला मैकेनिज्म यहां लगा दिया। अब 1 न्यूटन का बल यहां से हम लोग लगाते हैं, 100 न्यूटन के बल के बराबर इस पर बल लग जाता है, और ये वस्तु अनलोड हो जाती है। कंडीशन अप्लाई की, ये कंप्रेसिबल होना चाहिए कि नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, असंपीड्य होना चाहिए। तो कहता है मेरे दोस्त, पास्कल चाचा का नियम, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। अरे द्रव के भीतर किसी खास बिंदु पर दाब समान न होगा। गुरुत्व बल को अप्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है, परंतु समान गहराई पर द्रव का दाब समान होता है। सही बात है, समान गहराई पर द्रव का दाब क्या होता है? समान। ये सब नहीं पूछेगा, ध्यान देना। किसी बर्तन में अगर किसी खास बिंदु पर द्रव का दाब की बात करें, सभी दिशाओं में समान होगा कि असमान होगा? कहता है किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित होगा कि अलग अलग मात्रा में? खास पॉइंट पे होगा तो सभी दिशाओं में समान होगा। बर्तन का आकार बताओ, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है द्रव का दाब? यानी बर्तन के आकार पर निर्भर, बर्तन का आकार द्रव का दाब से को प्रभावित करता है? नहीं करता। पास्कल के नियम पे आधार पर कई द्रव चालित यंत्र बनाए गए, यही मेनली पूछता है। आइएगा, जो इससे पहले का पॉइंट है इसको हाईलाइट करो, दिस वन ये पूछेगा, ये आपको पूछेगा, और इसके बाद वाला पॉइंट भी हाईलाइट कीजिए। शुभ प्रभात सबको, गुड मॉर्निंग। 2 दिन पहले कोर्स से परचेस किया है। इन लोगों का जो भी कमेंट्स आता है ना, उसको हमको लिख के दीजिए कि ये लोग बोल रहे हैं।
हो गया सर। ये 2 पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे जिसमें ये तो एकदम तूने तो तौर पड़ोसिया के सेट में रहबे करे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये मशीनें पास्कल के 2 मूलभूत गुणों पर निर्भर करता है। वही बात हो गया सर, सभी दिशाओं में दाब समान लगेगा और जो द्रव होगा वो संपीड्य होगा कि असंपीड्य होगा? कि संपीड्य होगा तो अपने से उड़ जाएगा, तो बल क्या लगाएगा? बल ये लगा सकता है इस पर, ये इस पर बल लगा देगा, लेकिन वो कागज ले लेंगे इसके बदले तो बल लगा देगा? एकदम नहीं लगा, क्योंकि वो कागज संपीड्य है, कागज कंप्रेसिबल है। तो कहते हैं सर द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, अर्थात दाब देकर उसके आयतन को घटाया जा सकता है। अरे द्रव का पानी से भरा हुआ है, उसको दबा के तुम उसके आयतन को कम कर दोगे? तो कहते हैं घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग तक पहुंच सकते हैं। कोई भी दाब अगर दोगे तो एक भाग से दूसरे भाग तक क्या होगा? पहुंच जाएगा। हाइड्रोलिक मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जाता है। बताओ, हाइड्रोलिक मशीन द्वारा क्या नहीं जानता है? कम बल लगाते हैं ज्यादा कार्य होता है। तो ये सब पास्कल चचा के चोचले थे। लेकिन सर आपको ये सब नहीं पूछेगा, एक लाइन के बाद जब पूछेगा पास्कल का नियम किस पर लागू होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जितना में हाइड्रोलिक लगल रहे ना उस सब में कौन नियम लागू? अब एक बात बताओ, भोथड़ा चाकू जानते हो? भोथर चाकू, कुंद चाकू उसी को कहते हैं, ब्लंट चाकू उसी को कहते हैं। उससे जब बल लगाओगे ज्यादा बल लगाना पड़ता है, कम बल लगाना पड़ता है। कहते हैं पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रवचालित यंत्र बनाए गए हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि। देखो ये कहता है कुंद या भोथरा ब्लंट चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता। कुंद चाकू लोगे, भोथर चाकू लोगे, ज्यादा बल लगाओगे कम बल लगाओगे। उसके बाद हम आते हैं भारी बोझा ढोने वाले ट्रक के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। तुम देखो जितना हल्का बोझा ढोने वाला है तो पतला, अब भारी बोझा वाला के ट्रक के टायर क्या होता है? चौड़ा बना है। कहते हैं वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही के रिसने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब, ये पढ़ाए थे तुमको हम केमिस्ट्री में। ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है? कभी कभी पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति के नाक से खून निकलने लगता है, वायु दाब कम की ज्यादा? वेरी गुड। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, वही बात है। कभी कभी अगर पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति का अगर हाई बीपी है तो उसके नाक से क्या निकलने लगता है? कहता उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने पर अगर कहीं प्रेशर तो वैसे हाई रहता है, लेकिन अगर कहीं भूल से भी लीकेज हुआ, प्रेशर लो हो गया, तो अगर प्रेशर ऑलरेडी हाई है, हाई बीपी का शिकार है वो, हाई से लो में खटखट फ्लूइड का फ्लो होने लगे। अगर मान लो सर कोई व्यक्ति है जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, तो वायुयान से जाएगा, वायुयान से जाएगा तो हाई बीपी है और बाहर का प्रेशर ऊंचाई बढ़ने के कारण लो हो जाता है, और कहीं अंदर का भी लो हो गया, वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो मामला हो जाएगा गड़बड़, और वो व्यक्ति हाई टू लो में उसका ब्लड जो है फ्लो करने लगेगा। तो कहते हैं उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति वायुयान से यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है, अतः इनके शरीर से अधिक रक्तदाब के कारण उनके नाक आदि से खून बहने की संभावना। लेकिन वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर लीकेज हो गया तब क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। गलनांक और क्वथनांक, यही ना है, इसको बढ़िया से देखना चला, मामला ही गड़बड़ है। गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन। ये जो थ्योरी है ये नहीं पूछेगा, लेकिन चला हो सकता है पूछ दे, क्योंकि एक मामला जो है अगर पूछ दिया तो तुम समझो एकलौते होंगे जो सही आंसर बना के आ पाएगा, नहीं तो लोग या तो स्किप करेंगे या तो गलत करेंगे। मामला क्या है इसका? जैसे कुछ द्रव ऐसे हैं, जैसे तुम ले लो डालडा, डालडा जान रहे हो? डालडा को ठंडा करो तो उसका आयतन घट जाएगा। डालडा को आप ठंडा करोगे उसका आयतन घटेगा, घी को ठंडा करोगे आयतन घट जाएगा।
पानी को ठंडा करके बर्फ बनाओगे उसका आयतन बढ़ जाएगा। जल को ठंडा करोगे उसका आयतन घटेगा। जल को बर्फ बना, एकदम आराम से पहले समझो, जल को बर्फ बना दोगे उसका आयतन बढ़ेगा। घी को ठंडा करोगे आयतन घटेगा। इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जिसको गर्म करने पर, घी को गर्म करोगे तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? गर्म करने पर आयतन बढ़ता। इसका मतलब ठंडा करने पर घटेगा, गर्म करने पर आयतन बढ़ता। कुछ ऐसे हैं जिसको, जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर गर्म करोगे तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो उसका आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? भाई बर्फ पानी बनेगा तो घटेगा, पानी बर्फ बनेगा तो बढ़ेगा। गलती की सही? आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घट जाएगा। बोलिए सर। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घट जाएगा। किसी का भी आयतन बढ़ता है, जैसे आप अभी इतना आयतन में हैं, हम इसको सबको हटा दें, यही बेंच को पूरा घर बराबर आयतन दे देंगे तो घनियाल नहीं रहेगा। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा। उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया हो। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जैसे घी को ठंडा करोगे तो आयतन, जैसे ठंडा करोगे तब क्या होगा? आयतन घटेगा। घी को ठंडा करोगे तो आयतन घटेगा, गर्म करोगे तो आयतन बढ़ेगा। सोच लो बढ़िया से, ये सही है? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म करते हैं तो आयतन घटता। गर्म करेंगे तो आयतन घटेगा। और ठंडा करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। काहे तुम वीडियो बना रहे हैं? पिटाई खा जाएगा। एकदम आराम से। कुछ पदार्थ गर्म होने पर आयतन बढ़ता, जैसे घी ठंडा होगा तो आयतन घटेगा, गर्म होगा तो आयतन बढ़ेगा। कुछ पदार्थ में उल्टा होता, ठंडा होने पर आयतन बढ़ जाता, क्योंकि पानी बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा, और बर्फ गर्म होकर पानी बनेगा, यानी गर्म करने पर आयतन घटेगा। नॉर्मली या जनरली ठंडा करने पर आयतन घटता, गर्म करने पर आयतन बढ़ता, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता। इसका एग्जाम्पल अगर लोगे आप, घी, डालडा, इसका एग्जाम्पल लोगे आप, इसका एग्जाम्पल अगर आप लेते हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बर्फ, ढलवा लोहा। अब कुछ लोग पूछेंगे बिस्मत क्या होता है? बिस्मत एक एलिमेंट है जैसे लोहा है। इसमें क्या होता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता। इसमें क्या होता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता। ये जो सर गलनांक, एक मिनट, गलनांक जो बढ़ना और घटना है,
इसका क्या मामला है? अगर किसी का गलनांक कम है इसका मतलब वो जल्दी गलेगा, और अगर किसी का गलनांक ज्यादा है इसका मतलब वो लेट से गलेगा। तो दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता मतलब जल्दी गलेगा। तो इसका एक एग्जांपल आता है बर्फ का, कि बर्फ का अगर दाब बढ़ा देंगे, दो टुकड़ों को लेकर आपस में दबाया जाए तो दाब बढ़ा देंगे तो गलनांक घट जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी गलेगा। इसका एक और एग्जांपल आता है मेरे दोस्त, कि अगर ये पानी है और पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो तैर रहा है तो वो कहां से पिघलेगा? तो कहेंगे नीचे से पिघलेगा। क्यों नीचे से पिघलेगा? क्योंकि जब नीचे आएंगे तो गहराई जाने पर दाब का मान बढ़ेगा, और दाब का मान बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो गलनांक घट जाएगा तो यहां का गलनांक कम होगा, गलनांक कम होगा तो ये जल्दी जल्दी गलेगा। पक्का? कहेगा पहाड़ पे रखा बर्फ का टुकड़ा, तो हम कहेंगे नीचे से पिघलेगा। क्यों नीचे से पिघलेगा? क्योंकि नीचे जाने पर गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा, गलनांक घटेगा जल्दी गलेगा। तो तुमको 3 क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बताओ कहां से बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा? तो नीचे से पिघलेगा, और दबा देंगे तो जल्दी गलेगा। ये क्वेश्चन और आजकल पूछ रहा है कि बर्फ और पानी का मिश्रण है, उसमें दाब बढ़ा देंगे, तो दाब बढ़ा देंगे तो बर्फ जल्दी पिघलेगा, बर्फ जल्दी पिघलेगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, बर्फ की मात्रा घट जाएगी। ना वो अलग मामला है, वो अलग मामला है। लेवल अपरिवर्तित रहेगा, फिर ये अलग मामला है। देखो ये क्वेश्चन ये है कि बर्फ और पानी है, मान ले मेरे दोस्त ये बर्फ और पानी है, इस पर हम दाब बढ़ा देंगे, तो दाब बढ़ा देंगे तो गलनांक घटेगा। किसका? बर्फ का। गलनांक घटेगा तो जल्दी जल्दी पिघलेगा। वो अलग बात है कि लेवल उतने रहेगा, लेकिन ये तो पिघल जाएगा ना, ये पिघल जाएगा, और यहां जहां बर्फ अपना जगह छेके हुए था वहां पे पानी आ जाएगा, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी या बर्फ की मात्रा घट जाएगी। लेवल अपरिवर्तित रहेगा। सर इस जेब से पैसा निकाल के हम इस जेब में डाल देंगे, इस जेब का पैसा घटेगा, इस जेब का पैसा बढ़ेगा, लेकिन टोटल पैसा अपरिवर्तित रहेगा। नहीं बुझाने का तो सवाल इच पैदा नहीं होता है। जहिया फिजिक्स लास्ट होगा तहिया तक बुझाते ही रहेगा। दूसर कोई एक टॉपिक तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमरा नहीं बुझाए, जबकि तोरा हम 7 महीना का सिलेबस 2 महीना में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन तोरा कभी यह एहसास नहीं होगा कि मामला नहीं बुझाया और संगीन हो गया। लेकिन होता क्या है, 7 महीना तब पढ़ाते हैं जब एकदम चूजा सब रहता है, साफे ओकरा कुछ नहीं बुझाता है। ये टॉपिक हम 1-1.5 घंटा तक 5 बार समझाते हैं ताकि बच्चा को समझ में आए। लेकिन यहां तो तुम ऑलरेडी जान रहा है कि तुमको मिला भी होगा कि बर्फ कहां से पिघलेगा, खाली तुम क्लियरिफिकेशन चाह रहा है, और एक ओवरऑल जहां पर मेरी कलम बिना डाउट के चल जाए। बार बार हम यही बच्चा को बोलते हैं, चला 99% है तो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तुमको लगता है ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, उससे कभी नौकरी नहीं होगा। ये हम 100% परफेक्शन के साथ जानते हैं तब नौकरी होगा। जानना और परफेक्शन के साथ जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। जानने के लिए अभी तुम पूरा मुसल्लापुर हाट अगर तुम ये करवा लो सर्वे, तो सब तुमको जानकारी नजर आएगा, लेकिन जो रिजल्ट का मामला आता है तो रिजल्ट सर 10% का होता है, यह बात फिक्स है। और जानकारी में तो थोड़ा शंकराचार्य के नाना सब मिलेगा यहाँ, सब अपने आप को 30 क्योंकि मतलब वो कहेगा ये करते हैं तो इसमें टाइम बर्बाद होता है, वो कर लेंगे तो हो जाएगा। अब पता चला कि पूरा दिन टाइम ही बर्बाद कर रहा है। अभी बहुत लोगों के दिमाग में चलता होगा ना, ये क्लास जो कर रहे हैं ना, इससे अच्छा होता कि ये कर लेते, पढ़ लेते अगर घर पे तो ठीक रहता, मेरा 15-20 मिनट बच जाता। लेकिन एक दिन तुम रुक के देखो और तब एनालाइज करना कि आज हमने क्या उखाड़ा।
तब तुरा ये शाम में कंक्लूजन मिलेगा कि हमने तो आज भर दिन में 1 घंटा नहीं पढ़ा। हो सकता है कि आज 2 दिन छोड़ोगे तो पढ़ लोगे, लेकिन 2 दिन के बाद तो सिस्टम ही बन जाएगा कि पूरा दिन और रात मिला के 5-6 घंटा पुराते पुराते धनसन हो जाए। हम बोलते हैं शनिवार रविवार को टेस्ट दो, टेस्ट के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। लोग ये सोचते हैं जो 4 घंटा वहां जाएंगे आएंगे 1 घंटा बर्बाद होगा तो 1 घंटा तो मेरा बच जाएगा तो पढ़ लेंगे। लेकिन ये सोच के एक बार एनालाइज करो कि 5 घंटा क्या तुम पढ़ते हो, तो तुमको ये आंसर मिलेगा खुद से कि हम नहीं पढ़ पाते, जबकि उसमें 10% लगना है। लेकिन उसमें भी लगता है कि मास्टर साहब को बच रहा है, पैसा देंगे, एकदम नहीं दे सकते। जबकि यहाँ जितना टेस्ट चलता है सब में हम घर से पैसा देते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं। तुम सोच के देखो ना, अगर एक टेस्ट में 500 बच्चा आएगा, 500 गुना 10 बराबर 5000। 4 गो टीचर लंबा लंबा छोड़ता है, 1,000 लेगा 4000। टाइपिस्ट है, पीपीटी मास्टर है, बिजली बिल है, रूम रेंट है, हम है, 18 गो स्टाफ है, सब मिला के तो। लेकिन हम तुमको अगर कहेंगे टेस्ट देने, तुम उसमें सबसे पहला काम ये करेगा कि तेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो छोड़ दो, मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पहले एनालाइज कर लेगा। समझ में नहीं आता इस चोट्टा सबका। जबकि अभी से एग्जाम तक में 30-40% खर्चा होना है, उसको बचाने के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम अगर बहुत बचाओगे ना मेरे दोस्त पढ़ने में, तो पटना का एजुकेशन इतना सस्ता है, बहुत बचा लोगे बैच में एडमिशन लेने के बाद तो 500 टका अभी से एग्जाम तक। बहुत ही बचा लोगे ना 10-10 टका करके, तो कितना बचा लोगे? 500। पता नहीं उसके पीछे तुम दीवाने हो, इतना दीवाने हो कि अभी अगर हम कह दें कि बाबू रे 10 टका के टेस्ट होता है आके जरूर देना, जे हम कहेंगे वो काम तू एकदम नहीं करेगा, क्या कि तुमको ऐसा लगता है कि 10 टका मांग रहा है, ठीक है ना। और ये तब तोरा समझ में आएगा जब ये दिन बीत जाएगा। एक बार खाली एडमिट कार्ड आने दो, आने के बाद देह हाथ थरथराने लगेगा, तुरंत थरथरी जो घुसेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक देह हाथ थरथराते रहे। तो प्यारे बच्चों ऐसा काम ना करें और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें और कोशिश करें कि टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। जितना ज्यादा हो सकता है टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, नहीं तो मामला हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस, तुमको प्रैक्टिस ही बचा सकता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा हो। शाम में कोशिश करो कम से कम मैथ का टेस्ट दे दे। मैथ का है, जो पेपर कमजोर है उसका टेस्ट मार लो अभी से। अगर 50 गो टेस्ट तुम मार लेते हो तैयो तो हर काम हो जाएगा। अभी से अगर 50 गो टेस्ट तुम मार लेते हो, मान लेते हैं कि 2 पेपर मेरा कमजोर है, तो 150-150 रुपया लगेगा तुम लोग को। कहीं पर भी मार लो, तेरे अगल बगल में जो बच्चे ऑनलाइन है तेरे अगल बगल में कहीं चल रहा होगा तो वहां जाके मार लो, लेकिन मार लो मेरे दोस्त, नहीं तो मरा जाओगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस के मामला गड़बड़ाएगा। देखो जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, आपके अगल बगल में छोटा मोटा भी इंस्टीट्यूट है, अगर वो प्रैक्टिस करवाता है तो वहां जाके जरूर से जरूर कीजिए, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में ये हो गया घी, और ठंडा करने पर कमी होता है। दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी, डालडा, नारियल तेल इत्यादि। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी होती है और दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे ढलवा, लोहा, बिस्मत और बर्फ। दाब बढ़ाने पर सभी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? दाब बढ़ाओगे तो इसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, और गलनांक लिख लो यहां पर, गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाता है क्या? क्या चीज का? क्या? हाँ, ये लोग सुधर ही नहीं सकता, दानव है। कौन? आयल नहीं होता, ऑयल होता है। यूपी से आया है कर, हाँ एवे किया हूँ।
यूपी वाला ऑयल को आयल बोलता है ना, ये काहे बोलता है? अधिकतर यूपी वाला जो है ना ऑयल को आयल बोलता है। अरे आयल नहीं होता भाई मेरे, ऑयल होता है। यूपी वाले का थोड़ा सा जो है ना टोन, वो ऐसा नहीं कि हम लोग भी वहां जाके बोलेंगे तो वो लोग कहेगा देखो कैसे बोलता है। ये टोन सबका अलग अलग होता है, इसमें ऐसा नहीं कहना कि अच्छी यूपी वाला आयल बोलता है। अरे भाई सबका टोन अलग अलग होता है, तुम तब टोन सुने नहीं हो। टोन से लोग तोरा मार देगा, ऐसा नहीं टोन है कि तोरा चक्कू मार देगा तुम। तुझे यहाँ वर्ड यूज करता है वो दूसरे जगह इतना सबसे बड़ी गाली है, तो भूल के भी नहीं। हम तो बहुत बार सर मारने खाए हैं लेकिन बच गए हैं। प्लवन क्या है सर? व्हाट इज प्लवन? प्लवन में जितना खुजली था सब आर्किमिडीज का ही था। आर्किमिडीज कहता था लोग तैरते कैसे हैं, इस पर उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। मामला क्या था? उन्होंने कहा कि अगर ये मान लो कि कोई वस्तु है और ये द्रव में डूबी हुई है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, आंशिक मतलब आधा, पूर्ण मतलब पूरा, तो द्रव उस पर एक दाब लगाता है। द्रव उस पर एक वो नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाता है। कौन? द्रव। इस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं, या इसी को हम उत्क्षेप बल कहते हैं, या इसी को हम बॉयनेंसी फोर्स कहते हैं। गौर से देखना ऑनलाइन वाले भाइयों, उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल और बॉयनेंसी फोर्स, ये 3 प्रकार की बातें हैं, ठीक है। और एक लगता है उस वस्तु के कारण भार बल नीचे की तरफ। भार बल जब भी लगेगा किधर की ओर? नीचे की ओर। किसी वस्तु पर भार बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। भार बल हमेशा किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर लगता है। उत्प्लावन या उत्क्षेप बल ऊपर की ओर लगता है। उत्प्लावन या उत्क्षेप बल द्रव लगाता है उस वस्तु पर, अब भार बल उस वस्तु का होता है नीचे की ओर। जो लोग लड़कियों पे कमेंट्स कर रहे हैं चैट बॉक्स में, सब मिल के एक बार सरिया के गरिया दो तो ले रुक तो हम इलाज करते हैं। जो लोग चैट बॉक्स में लड़कियों पे कमेंट्स कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो जो भी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार सरिया के, जो गाली हम आज तक नहीं सुने हैं वो सब गाली दे रहे हैं। लो तुरंत हम छूट दे रहे हैं, भयानक गरिया हम नहीं देख रहे हैं। जो भी लोग लड़कियां पढ़ रही हैं, और अगर उस पे लड़कियां अपना आंख बंद कर लो, एकदम आंख बंद कर लो। जो भी लड़की देख रही है अपना आंख बंद कर लो, 3 मिनट के बाद खोलना। जो लोग लड़कियों पे कमेंट्स कर रहा है, हमारे तुम्हारे घर में भी मां बहन है, सरिया के गरिया और इतना गाली दो, इतना गाली दो कि जिंदगी में फिर वो चैट बॉक्स में आके लड़कियों को हाय हेलो नहीं करे। ले हम तेरा छोड़ दिए 3 मिनट, लड़की लोग अपना आंख बंद कर लो, सरिया के गरिया। अरे दानव सबरे दानव की पढ़ेगा चुपटा से, सरिया के दो कि जिंदगी में जब तक जिंदा रहे किसी लड़की को चैट बॉक्स में आके हाय हेलो नहीं करे। देखा यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं, अब वहां कोई लड़की अगर मान लो कोई मैसेज कर दी, बस शुरू हो गया सब ओकरे पे, अब वही करेंगे, अब वही शुरू करते हैं। ये ऐसे इन लोग 2-4 गो मात्र होता है, ये 4 गो 5 गो कचरा फैले ले रहता है। अनाधुन दो, ये गाली तोरा आता है सबसे गंदा और गिरा हुआ वही देना। दे रहा है रे, चालू है ना। बच्चा हमारी बात नहीं माने, ऐसा होने खून कर देगा, हम कह देंगे। ये 2-4 गो होता है दानवई सेना। तुम लोग नहीं देखो उधर है लड़की, हाँ दो पकड़ के सरिया दो। हाँ हम नहीं देख रहे हैं, हम दे दिया पकड़ के। अब जब तक जिएगा ना किसी की बहन को नहीं बोलेगा, ये तो गलत ना है। दो दे रहा है ना एकदम चालू, हम नहीं देख रहे, एकदम और घटिया, जितना घटिया हो सकता। दानवई सेना सब कहीं की पढ़ेगा ये छुट्टा। अरे 2% होता है वो माथा के दर्द है,
ऊपर उसको लगेगा सर क्लास का थोड़ा साउंड हो रहा है, हम लोगों को तो लूट लिया गया। अरे दाना पढ़ो नहीं, यहां की एनर्जी तुमको फील करनी चाहिए कि क्लास का जो साउंड है ना ह्यूमिंग का, उससे तुम्हारे अंदर भी एनर्जी आएगा कि वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन सब चीज में छोटा सा एकदम निगेटिव लेगा। इधर आ जाओ, इधर हम आते हैं सर। अगर हम भार बल की बात करें नीचे की तरफ लगेगा, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, पानी घटेगा बढ़ेगा तो उत्प्लावन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं सर? पानी के घटने बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका आकार घटने बढ़ने से पड़ेगा। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा बताओ भार बल कौन लगाता है, तो कहेंगे वस्तु। कहेगा उत्प्लावन या उत्क्षेप या बॉयनेंसी फोर्स कौन लगा, द्रव। कहेगा दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है कि उसी दिशा में। भार बल हमेशा नीचे की ओर, उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की ओर। अब छोड़ दो प्लवन। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता। कैसे तुम तैरोगे वो डिपेंड करता है कि द्रव उस पर कितना उत्क्षेप या बॉयनेंसी फोर्स लगा रहा है। अगर नहीं लगा पाया तो क्या होगा, डूब जाएगा। कहते हैं जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता। देखो नीचे की तरफ जो बल लगेगा उसे भार बल, और जो ऊपर की तरफ बल लगेगा उत्क्षेप, प्रणोद या उत्प्लावन या बॉयनेंसी फोर्स। दोनों एक दूसरे के विपरीत लगेगा। भार बल नीचे लगेगा, उत्प्लावन बल ऊपर लगेगा। अब कहता है भार बल तथा उत्क्षेप या प्रणोद बल एक दूसरे के विपरीत होता है रे, इधर ही उधर। फिर कहता है उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव। देखो अभी उत्प्लावन बल लगेगा कितना, इसके बारे में भी आर्किमिडीज साहब ने बहुत सारी बातें कही। ध्यान दीजिएगा सर, ये उत्प्लावन बल लगेगा कितना, इसके बारे में आर्किमिडीज साहब ने बहुत सारी बातें कही। कितना लगेगा, इन्होंने कहा कि जितना द्रव ये विस्थापित करेगा ना वस्तु, ये यही ना विस्थापित द्रव है, ये विस्थापित द्रव है। ये जो वस्तु नीचे आया पानी में, तो इतने नहीं विस्थापित किया द्रव को। विस्थापित करना मतलब हटा देना, विस्थापित करना मतलब इतना, जो जितना ही द्रव विस्थापित किया उतने बल इस पर लगेगा। अगर ये मान लो 10 मीटर क्यूब विस्थापित किया तो इसका मतलब इस पर 10 न्यूटन का बल लगेगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो अगर ज्यादा पानी विस्थापित करेगा ज्यादा बल लगाएगा, कम पानी विस्थापित करेगा तो कम बल लगेगा। और अगर उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो तैरेगा, उत्प्लावन बल कम होगा तो डूब जाएगा। अरे सर कोई वस्तु, अगर ये पानी, हम पानी हैं, हम इस पर बल लगाए हुए, तो हम अगर ज्यादा बल लगाएंगे तो ऊपर रहेगा, तैरेगा मेरे ऊपर। हम अगर कम बल लगा दिए तो वस्तु डूब जाएगा। यही तो मामला है। तो कहते हैं उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के समानुपाती होता है, जितना पानी विस्थापित करेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से, या तो आंशिक रूप से मतलब कुछ भाग, या पूर्ण रूप से मतलब पूरा, डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती। आपको कह देगा कोई वस्तु है वो हवा में भारी लगता है, पानी में हल्का लगता है, क्यों? तो हम कहेंगे पानी में हल्का लगता है उत्प्लावन बल के कारण। पानी में हल्का लगता है किस बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ। अभी यही वस्तु है सर, इस वस्तु पर हम ऐसे बल लगाएंगे, जो ऊपर से उठा रहा होगा उसको हल्का नहीं लगेगा। तो कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये अगर ध्यान दीजिएगा, ये 2 केजी का कोई वस्तु है, कितना केजी का है सर? 2 केजी का वस्तु है, तो ये अगर इसमें जाएगा तो 2 केजी के बराबर पानी विस्थापित कर देगा, नहीं कर देगा?
तो 2 kg के बराबर पानी विस्थापित कर देगा। कहता है जैसे जैसे लोहे की कील पानी में, जितना तैरने डूबने वाला एग्जाम्पल है ना, सब आर्किमिडीज। कहेगा पानी में मनुष्य तैर पा रहा है, आर्किमिडीज का। कहेगा लाइफ जैकेट, अब देखेंगे एनडीआरएफ वगैरह को पहन ले रहता है। एनडीआरएफ की टीम में देखे होंगे सर, लाइफ जैकेट पहन ले रहता है, क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। लाइफ जैकेट जो पहना हुआ रहता है तो वो अपने आयतन को बढ़ा लेता है, आयतन को बढ़ा लेता है तो घनत्व तो घट जाता है, जिसके कारण तैर पाता है। बोलो ना, पानी में बॉल तैर रही है, आर्किमिडीज। पानी में बॉल तैर रही है, आर्किमिडीज है। लोहे की कील पानी में डूब गई, लोहे का नाव तैरने लगा, आर्किमिडीज। तैरने डूबने वाला जितना एग्जाम्पल है, एगो छोड़ के, मच्छर का पानी के ऊपर चल पाना उधर है, बाकी जितना तैरने डूबने वाला है सब आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण। कोनो कहे ना फलना तैर रहा है, चिलना डूब गया, कहेंगे आर्किमिडीज। बोलो ना रे। कहते हैं जैसे जैसे लोहे की कील पानी में डूबती जाती है, नहीं, जैसे लोहे की कील पानी में डूब जाती है, और लेकिन लोहे की नाव पानी में क्या होती है? तैरती। ये होता कैसे है सर? जैसे ही मान लो पानी है और ये लोहे की कील है और ये नाव है, तो सर लोहे की कील कम पानी विस्थापित करेगी, तो कम पानी विस्थापित करेगी तो कम उत्प्लावन बल लगेगा, और कम उत्प्लावन बल लगेगा तो भार बल ज्यादा हो जाएगा, तो ले देकर डूब जाएगा। इसमें ये ज्यादा पानी विस्थापित करेगी, ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा, ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा तो सर ये डूबेगा, ऊपर टान ले रहे हैं। बोलो ना रे। इतना झोलझाल नहीं पूछेगा, सीधा तुमको पूछेगा, इससे लगभग 12-14 क्वेश्चन इतने से पूछा है। तुमको कहेगा भार बल कौन लगाता है? कहेंगे वस्तु। कहेगा उत्प्लावन या उत्क्षेप बल? द्रव। कहेगा दोनों एक दूसरे के विपरीत। सही है। कहेगा कि फलना तैर गया, चिलना डूब गया, आर्किमिडीज। कितना बल लगता है? उत्प्लावन बल। कहेंगे जितना पानी वो विस्थापित करता है उसके आयतन के बराबर। यही ना मामला है, जितना पानी वो विस्थापित करता है उसके आयतन के। आगे की कार्रवाई अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।